प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आपने देखा और सुना होगा भाषा के बारे में, जिसमें हमने बताया था भाषा क्या होती है। भाषा वो प्रक्रिया होती है जिससे वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को और विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के भावों और विचारों को ग्रहण करता है। तो आइए आज हम बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में जानते हैं। पहले हम बोली के बारे में जानते हैं। बोली बोली किसी प्रांत के बहुत छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। इसमें साहित्यिक रचनाएं नहीं होती, अर्थात बोली किसी भी गांव के छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे अगर आप देखें तो अयोध्या में अवधी भाषा, ब्रज भाषा इनका प्रयोग होता है। हर क्षेत्र की अपनी अपनी बोलियां होती हैं, जो कि बहुत प्रकार से हैं। भारतीय भाषाएं विस्तृत क्षेत्रों में बोली जाती हैं। जो भाषाएं प्रांतीय स्तर पर स्वीकार न होकर मंडलीय स्तर पर स्वीकृत रहती हैं तथा जिनमें साहित्यिक रचनाएं भी विद्यमान रहती हैं, उन भाषाओं को बोली की श्रेणी में लिया जाता है। अर्थात जिन भाषाओं को संविधान के अनुसार अनुच्छेद में नहीं लिया जाता और अलग भाषाएं होती हैं, उन्हें बोली कहा जाता है। जैसे हिंदी की बोलियां हैं ब्रज, अवधी, बुंदेली, भोजपुरी आदि। इसके अनुसार संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुरूप 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया है। परंतु इसी के अनुसार संविधान की 8वीं अनुसूची में भारतीय 22 भाषाओं को राजभाषा के रूप में भी सम्मिलित किया गया है। जैसे कि हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली, सिंधी और बोडो। ये वो भाषाएं हैं, वो बोलियां हैं जिनको संविधान के अनुसार मान्यता प्राप्त है। हिंदी में और भी अधिक बोलियां हैं। जैसे पश्चिमी हिंदी में अगर हम देखें तो बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी आदि। पूर्वी हिंदी में अगर देखा जाए अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आदि। बिहारी हिंदी में अगर हम देखें मगही, मैथिली, भोजपुरी। पहाड़ी हिंदी में मंडियाली, जिसको कुल्लुई भी बोला जाता है, गढ़वाली, कुमाऊनी आदि। राजस्थानी में जयपुरी, निमाड़ी, मालवी, मारवाड़ी, भीली आदि। ये वो बोलियां हैं जिनको अनुच्छेद 343 के अनुसार संविधान में मान्यता प्राप्त नहीं है। अर्थात हमें ये पता चला कि बोली हर प्रकार से बोली जाती है। इनको हम मातृभाषा का नाम भी दे सकते हैं और ये बोलियां हम आपसी बोलचाल में रोजाना के रूप में प्रयोग करते हैं। परंतु जो भाषाओं को मान्यता प्राप्त होती है, वो हम हमेशा लिखने में, यानी कि सरकारी काम में जो भी लिखा जाता है उसमें प्रयोग करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, राष्ट्रभाषा हिंदी को पूरे देश में बोला व समझा जाता है। संसार के प्रत्येक देश की अपनी राष्ट्रभाषा है। जैसे इंग्लैंड की अंग्रेजी, रूस की रूसी, फ्रांस की फ्रेंच आदि। राजभाषा का काम क्या होता है? राजकीय कार्यों व कार्यालयों में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। सरकारी आदेश, अनुदेश, निर्देश व पत्र व्यवहार राजभाषा में ही किए जाते हैं।
जिस संविधान के अनुच्छेद में 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, इसी दिन को हम हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं राजभाषाओं के रूप में सम्मिलित की गई हैं, जो इस प्रकार हैं। आप इस चित्र में आसानी से देख सकते हैं। हमने अभी बोली के बारे में पढ़ा। बोली, जहां हमें ये पता चला कि वो एक क्षेत्रीय भाषा है, लेकिन जिन भाषाओं को संविधान में मान्यता प्राप्त है, उनकी एक लिपि होती है। लिपि अर्थात भाषा के लिखने का ढंग। भाषा के लिखने के ढंग को ही लिपि कहते हैं। लिपि हमें बताती है कि जो भी भाषा है वो हमें किस तरीके से लिखी जानी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक चित्र में एक छोटा बच्चा दूसरे बच्चे से बातचीत कर रहा है। सबसे अच्छी हमारी लिपि इसमें से कोई भी भाषा लिख सकते हैं। यह कौन सी लिपि है? यह देखो, यह ब्रेल लिपि है। ब्रेल लिपि नेत्रहीनों की विशेष लिपि है। अर्थात जिस प्रकार पश्चिम बंगाल में बांग्ला, महाराष्ट्र की मराठी, ओडिशा में ओडिया, कर्नाटक में कन्नड़, तमिलनाडु में तमिल, गुजरात में गुजराती, इन सब की अलग अलग लिपियां होती हैं। अर्थात इनको लिखने का अलग ही तरीका होता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, संस्कृत की भी देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की फारसी, बंगाली की बांग्ला, जर्मन की भी रोमन, ये सब वो लिपियां हैं जो भाषा को लिखने का तरीका बताती हैं। लिपि शब्द संस्कृत की लिपि धातु से बना है, जिसका अर्थ है लीपना। हम जो भी ध्वनियां उच्चारित करते हैं, उनको लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। ये विशेष चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। हिंदी लिखने के ध्वनि चिन्हों की व्यवस्था देवनागरी के नाम से जानी जाती है। यह देवनागरी हिंदी की लिपि है। अर्थात इन वाक्यों में ये बताना चाहते हैं, जिन ध्वनियों का हम उच्चारण करते हैं, अर्थात जो ध्वनि, जो भाषा हम बोलते हैं, उनको लिखने के लिए कुछ उदाहरण चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, जिसमें हिंदी देवनागरी के रूप में लिखी जाती है। भाषा की उच्चारित ध्वनियों के लिखने के निश्चित चिन्हों को लिपि कहते हैं। आइए विभिन्न भाषाओं और उनकी लिपियों के बारे में जानें। देवनागरी लिपि के अंतर्गत संस्कृत, मराठी, हिंदी, गुजराती, प्राकृत, पाली आदि भाषाओं का प्रयोग होता है। आपने देखा होगा कि प्राकृत और पाली क्या हैं? ये वो भाषाएं हैं जो संस्कृत से भी पहले आई थी। इन्हीं भाषाओं के अंतर्गत ही संस्कृत भाषा का उद्गम हुआ था। और अगर आपको पता हो तो, या आप जानते हो कि संस्कृत भाषा ही सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा निकली है। इसलिए संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। प्राकृत और पाली भाषा का अब लोप हो चुका है, अर्थात ये भाषाएं अब नहीं पाई जाती। परंतु हमारे इतिहास में जहां राजा महाराजाओं का काल था, उनसे भी पहले जब आदि मानव का काल था, तब ये भाषाएं प्रयोग होती थी। परंतु आज इन भाषाओं का कोई भी अस्तित्व नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं रोमन लिपि। रोमन लिपि के अंतर्गत अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन आदि भाषाएं आती हैं। फारसी लिपि के अंतर्गत फारसी, अरबी और उर्दू भाषा आती है। गुरुमुखी के अंतर्गत पंजाबी भाषा, बांग्ला के अंतर्गत बंगाली भाषा, तेलुगु के अंतर्गत तेलुगु भाषा आती है। तमिल के अंतर्गत तमिल भाषाएं आती हैं। हर भाषा को लिखने का अपना तरीका होता है। भाषा लिखने के ढंग को ही हम लिपि कहते हैं।
थोड़ा सा हम ये जानते हैं कि अभी तक हमने क्या जाना। सभी प्राणियों की अपनी भाषा होती है। प्राणी अर्थात जिनमें जान होती है, जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी। मनुष्य अपनी बात बोलकर लिखकर बता सकते हैं, परंतु पशु और पक्षी, उनकी भाषाओं का एक अलग ही संकेत होता है, परंतु उनकी भाषाओं को भी भाषा माना जाता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक जो सुनना और बोलना, लिखित पढ़ना और लिखना। लिपि भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। व्याकरण जो सबसे महत्वपूर्ण है हिंदी भाषा के अंतर्गत। जैसे कि आप जानते हैं, जब हम इंग्लिश या हिंदी लिखते हैं तो उसमें हम ग्रामर का प्रयोग या व्याकरण का प्रयोग करते हैं। यह वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं। अर्थात हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत से शब्द बोलते हैं, बहुत से वाक्य बोलते हैं, परंतु हम नहीं जानते कि क्या ये शब्द, ये वाक्य सही हैं। अर्थात व्याकरण वही शास्त्र है जो हमें बताता है कि हमें भाषा को कैसे लिखना है, कैसे बोलना है और कैसे पढ़ना है। अर्थात उनके नियमों का बोध कराता है, जिस प्रकार हम शुद्ध लिख सकें, बोल सकें और पढ़ सकें। अगर हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो हम हर वाक्य, हर शब्द गलत ही लिखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक उदाहरण, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। क्या आपको ये वाक्य सही लग रहा है? नहीं, ये वाक्य अशुद्ध है। गाजर काट कर खरगोश को खिलाओ, यही शुद्ध है। आप देखेंगे दोनों वाक्यों में कुछ खास अंतर नहीं है। वही शब्द है, वही वाक्य है, बस शब्दों का हेरफेर, अर्थात उनको नियम के अनुसार लगाना कि कौन सा शब्द पहले आएगा, कौन सा शब्द बाद में आएगा, यही व्याकरण है। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं जिसमें आप देख सकते हैं, मैनू ना मुंबई जाना है पापा जी के साथ। हमें कुछ वाक्य अटपटा सा लग रहा है। सुरजीत, हमको किताब दे दो हमारी। हम ये वाक्य रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत आसानी से बोल देते हैं और हम भूल जाते हैं कि ये वाक्य सही है या गलत। पहला वाक्य जो हमने चित्र में गलत देखा, अगर आप ये वाक्य बोलेंगे तो इनका अर्थ समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये वाक्य अशुद्ध हैं। इनमें शब्द, कारक, क्रिया का सही रूप व सामंजस्य नहीं है। अर्थात इनमें कारक, शब्द और क्रिया का सही तालमेल नहीं है। कहाँ क्रिया आनी चाहिए, कहाँ कारक का प्रयोग होना चाहिए, कौन से शब्द का कहाँ स्थान है, ये सब हम भूल बैठे। इन वाक्यों को सही रूप है, मुझे पापा जी के साथ मुंबई जाना है, मुझे मेरी किताब दे दो। इन शुद्ध वाक्यों में कर्ता, संज्ञा, कर्म एवं क्रिया अपने सही क्रम में आएंगे। अब आप कहेंगे, ये शब्द, कारक, क्रिया, कर्ता, संज्ञा, ये सब क्या है? इन सब के बारे में हम आगे आने वाले पाठों में पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। अभी हम ये जानते हैं कि व्याकरण में इनका उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। यदि व्याकरण में इनका प्रयोग नहीं सही से किया गया तो हमारा हर वाक्य अशुद्ध माना जाएगा और जिसको हम अपनी बात समझाना चाहते हैं वो ये बात सही रूप से नहीं समझ पाएगा। वाक्यों में पदों का क्रम, लिंग, वचन, कारक, काल व वाच्य का सही प्रयोग ही व्याकरण बताता है। भाषा प्रयोग के नियमों की व्यवस्था ही व्याकरण कहलाती है। वह शास्त्र जिसके द्वारा किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने व पढ़ने के नियमों का ज्ञान हो, उसे व्याकरण कहते हैं।
व्याकरण के अंग। प्रयोग के आधार पर व्याकरण 3 अंग के होते हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार। वर्ण विचार व्याकरण के अंतर्गत वर्णों के स्वरूप में भेद आदि के विषय में विचार किया जाता है। इस शब्द विचार इस प्रकरण में अंतर्गत स्वरूप, शब्द भेद, शब्द प्रकार, लिंग, वचन आदि के विषय में विचार किया जाता है। वाक्य विचार इस प्रकरण के अंतर्गत वाक्य की रचना, वाक्य भेद, वाक्य विश्लेषण, वाक्य संश्लेषण, पद परिचय आदि पर विचार किया जाता है, जिसमें विराम चिन्हों के भी प्रयोग होते हैं। इन सब के बारे में हम आगे आने वाले पाठों में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। हमने सीखा भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक एवं लिखित। ध्वनियों को लिखने के लिए हम लिपि का प्रयोग करते हैं। हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा व राजभाषा घोषित किया गया है। 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी की राजभाषा घोषित होने के कारण इसी दिन हम हिंदी दिवस भी मनाते हैं। इसके अतिरिक्त 21 अन्य भाषाएं भी बाद में राजभाषा के रूप में घोषित हुई। और हमने व्याकरण शास्त्र के बारे में पढ़ा, जिसके अंतर्गत हमें भाषा के शुद्ध व सही प्रयोग को सिखाने में सहायता मिली। धन्यवाद।